पुलिस रिफॉर्म की भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं कि पुलिस में रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है और आईपीसी की धाराएं कई सारी चेंज कर दी गई और पूरा नियम बदला जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये कितना फ़र्क डालेगा सोसाइटी में, और पुलिस रिफॉर्म अगर होती है तो वो किस तरह से होना चाहिए? देखिए, ये जो चेंजेस हुए हैं कानून में, जो हम्म, 3 हमारे मेजर एक्ट्स मेजर। जो चेंज हुए हैं, जी। वो बहुत ज़रूरी इसलिए था कि जैसा सरकार ने भी कहा है कि वो कॉलोनियल एक जो माइंडसेट था उसको बदलने की कोशिश की गई है। और ये बात सही भी है क्योंकि हम लोगों के मेजर एक्ट्स में कभी बदलाव नहीं आया पिछले कई सालों में। और पुलिसिंग जो है वो बहुत डायनामिक होता है। क्रिमिनलिटीज़ जो है वो भी बहुत डायनामिक है। आजकल साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो रहा है। आपने फ्रॉड देखा, डिजिटल अरेस्ट की बात देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में पुलिस का हस्तक्षेप डिज़ास्टर्स में भी हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे स्फेयर्स जुड़ गए हैं पुलिसिंग में, जो अब नए-नए हो रहे हैं, जो हमारे पुराने कानून में उस तरह का प्राविधान नहीं नहीं था। था। हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, लेकिन उसमें भी बहुत नहीं था। तो ये एक तरह से उसको फिल अप करने की कोशिश की गई है, जो एक अच्छा कदम है। बहुत से फॉरेंसिक्स की बात हम कर रहे हैं नए कानून में कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को क्या करना चाहिए, फॉरेंसिक्स को हम किस प्रकार करना चाहिए, सीसीटीवी, टेक्नोलॉजिकल एड, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा कदम ये है जो इस तरह का किया गया है। लेकिन पुलिस रिफॉर्म एक लार्जर इशू है और पुलिस रिफॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। केवल स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं, टेन्योर ऑफ द पुलिसमैन, कंडक्ट क्या हो, किस प्रकार का मैकेनिज्म हो जो सिटीजन्स के ग्रीवांसेस को एड्रेस कर सके, जिसके बारे में हम लोग पिछले कई सालों से फाइट कर रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं कि जिस प्रकार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहा है, जिस प्रकार जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, उसी प्रकार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक पुलिस रिफॉर्म एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे सरकार को समझना चाहिए। क्योंकि पुलिस, जैसा आपने कहा कि पुलिस जो है हर एक तबके के लोगों को अफेक्ट करता है। जी। अगर आप करप्शन की बात करें तो आपने ही कहा कि करप्शन जो है, पुलिस वालों का करप्शन बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्टफुल होता है बनस्पत की किसी दूसरे के करप्शन से। जी। और कहीं पे भी आप किसी के लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रैटर्निटी को, फ्रीडम को कर्टेल करते हैं तो पुलिस वाले हमेशा पिक्चर सामने आते हैं। आज आप किसी भी, आज देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन में स्टूडेंट्स का जो एजिटेशन हो रहा है, फोर फ्रंट पे पुलिस है, जबकि पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। बात करने एग्जाम्स को भी आईपीएस और बात करने के लिए भी पुलिस को ही आगे रहना जी। पड़ता है। जी। जी। तो हम पुलिस वाले जो हैं वो इंटरफेस हैं बिटवीन कम्युनिटी, बिटवीन सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। तो पुलिस का एक बहुत ही व्यापक रोल है, विजिबल फोर्स है, विजिबल आर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। तो इसलिए पुलिस रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम वो करें। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार हम पुलिस को सेंसिटिव बनाएं, किस प्रकार हम उसके व्यवहार को बदलें, किस प्रकार की हम ट्रेनिंग दें जिसके कारण पुलिस के आचार व्यवहार में परिवर्तन हो। और ये चीज़ों को माइक्रो लेवल पे, बहुत छोटे स्तर पे हमने यूपी में करना शुरू किया था। ट्रांसफॉर्मेशन हमने लाना शुरू किया। हमें याद है कि लखनऊ में हमने बिहेवियर ट्रेनिंग की बहुत बातें की और बहुत बिहेवियर ट्रेनिंग अपने पुलिसकर्मियों को किया, महिलाओं को करवाया, पुरुषों को करवाया, ताकि उन लोगों के मन में एक रहे कि हमें किस प्रकार की पुलिसिंग करनी है। उसी प्रकार फॉरेंसिक्स की मैंने बहुत ट्रेनिंग करवाई, प्रोसिक्यूशन की हमने ट्रेनिंग कराई। हमने डिजिटलाइजेशन का सबसे ज़्यादा, आप यूपी 112 की बात कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स टाइम को हमने कम करने की कोशिश की, 23 मिनट से 10 मिनट्स तक लाए। और उसके बाद हमने ई प्रोसिक्यूशन की बात की। अब केसेस वगैरह आपको शायद जानकर, जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है, कि पॉक्सो का केस, जो कि एक चिल्ड्रन के प्रति जो ऑफेंस होता है उसके प्रति एक जो पॉक्सो केस है, उसमें हमने औरैया में मात्र 8 दिनों में उसमें प्रोसिक्यूशन सफल रूप से करवा कर कन्विक्शन कराया। तो ये सारी चीज़ों का व्यापक असर हुआ है। केवल इनकाउंटर की बात हम उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। इनकाउंटर के अलावा जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है इंगेजमेंट का, पुलिस का इंगेजमेंट का विद द क्रिमिनल्स, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, उसके अलावा पुलिस ने जो है एक सर्वांगीण विकास किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नॉलेज पार्टनर के रूप में हमने आईआईटी कानपुर को ढूंढा, आईआईएम इंदौर के साथ बात किया, इसरो के साथ बात किया। और यही कारण है कि हमारा 2019 का कुंभ मेला बहुत ही एक ग्लोबल रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतिपादित हुआ है। इस बार जो अब 2025 में कुंभ मेला होने जा रहा है, उसमें आपसे कुछ गाइडेंस ले रही है? जी हाँ, बात होती है और मैं अगले महीने जा भी रहा हूँ लोगों को एड्रेस करने के लिए, वहाँ के पुलिसकर्मियों को, कि हमारा क्या अनुभव रहा है और उसको कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हर एक
6 सालों पर जो कुंभ होता है उसमें परिवर्तन होता ही है, उसमें उसका विस्तार होता है, उसका फैलाव होता है। तो जो कुंभ 2019 में था उससे कहीं ज़्यादा चैलेंजेस अब 2025 में होंगे, और 2019 के पहले के जो चैलेंजेस थे वो 2019 में उससे कहीं ज़्यादा थे। तो मैं समझता हूँ कि हर एक ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल एज है, एक व्यापक तरीके से उसको डायनामिक तरीके से देखने की ज़रूरत है। लेकिन पुलिस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका एक उसको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, ताकि समाज एक अच्छी पुलिस को प्राप्त कर सके, पुलिसिंग अच्छी मिल सके। बॉलीवुड और पुलिस, जब भी कोई पुलिस अधिकारी किताब लिखते हैं तो सबसे पहले उसको ग्रैब करते हैं बॉलीवुड वाले, चाहे अब तो नया ओटीटी भी काफ़ी तेज़ी से उसको ग्रैब करे। आपकी इस किताब के लिए कितने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आपके पास आ चुके हैं? नहीं, मेरी इस किताब पे फिल्म बन रही है, एक जी। ओटीटी के रूप में वो आएगी, जी। और अभी उसकी शूटिंग भी चल रही है, और मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि वो अंडर प्रोडक्शन है। मतलब है ले लिया गया, जी। आपकी भी किताब जो है वो अब जी। आप, लेकिन उसका कौन सा चैप्टर लिया गया, मायावती वाला या? नहीं, वो हाँ जी। उसका लखीमपुर खीरी का अच्छा, वो जो क्राइम सिख से। सिख मिलिटेंसी का जो। ओके, 2-3 लाइनें आपकी किताब की मुझे लगता है दर्शकों को जाननी चाहिए। चुनौतियां तब तक कठिन होती हैं जब तक उनका सामना ना किया जाए। आपने उसके बाद आपने एक जगह और लिखा है, जब आप शायद अपने डीजीपी से, उस समय आप एसपी रहे होंगे और आप उनसे मिल रहे थे, प्रकाश जी से, तब आपने लिखा कि जब भी अपने सीनियर्स से मिलें तो उनसे उनके अनुभव और तजुर्बे का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। लेकिन उसी बीच में आपने एक जगह पे लिखा है कि मुलायम सिंह जी के पास आप खड़े थे और कुंभ का इंचार्ज आपको बनाया गया था, और दूसरे दिन आपको कुछ और पोर्ट्रे किया गया। नहीं, वो दोनों दो चीज़ें हैं। जी। मैंने प्रकाश सिंह साहब के संदर्भ में ये कहा कि कोई भी सीनियर ऑफिसर के अनुभवों को हम लोग को लेना चाहिए, उससे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जी। जो दूसरा जो मैंने जिक्र किया, वो जी। दूसरा इसलिए जिक्र किया कि ये भी आर्ट ऑफ गवर्नेंस है कि जब मेरी पोस्टिंग हो रही थी कुंभ मेले में, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री से डीजीपी बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा दूसरे दिन मुझे कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी तुमको वहाँ पोस्ट करने के लिए, जबकि मैं स्वयं वहाँ मुख्यमंत्री के पास जी, बैठा जी, था। जी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जी। भी अनुभव का एक हिस्सा है। हम्म। आप अनुभव को पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में लेते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन अनुभव तो अनुभव ही है। और अनुभव क्या है? मोमेंट्स लिव्ड थ्रू, जो आपकी जो आपके मोमेंट्स हैं, जो आपके अनुभूतियां हैं, उन सबों को किस प्रकार जीवन में लाया जाए, वही अनुभव है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ों से सीखने का बहुत ही मौका मिलता है गवर्नेंस में। चलते चलते एक सवाल तो और बनता है, आपने अपनी बिटिया का जिक्र किया है कि सुबह आप उठते हैं और आपकी बिटिया आती है, आपको गले से लगाती है और आपकी बहुत सारी बातें वो आपको बताती है। सीआईएसएफ की बातें होती हैं, आपने मतलब रिफॉर्म भी काफ़ी किए यूपी में, जब आप उस पोजीशन पे पहुंचे जब आप बदलाव ला सकते थे और आपको लगा कि ये चीज़ें बदली जानी चाहिए, और उस पर आपने काम किया। बिटिया का कितना बड़ा रोल रहा आपकी इन सारी बदलावों में? बेटे के बारे में थोड़ा कम जिक्र है, हाँ, वाइफ के बारे में, नीलम के बारे में आपने ज़रूर जिक्र किया है। तो क्या ये एक गैप है जो अमूमन हर पिता और बेटे के बीच में होता है, और बेटी नहीं, आपके ऐसा करीब? कोई गैप नहीं है। जी। बेटी से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, और वो मुझसे भी बहुत क्लोज है, जी। और वो मुझसे ज़्यादा बात करती है। वो बताती है कि पापा तुम्हारी गलती कहाँ है, तुम्हारी अच्छाई कहाँ है। तो दैट वे शी बिकम्स माई क्रिटिक। सो दैट वे माई इंटरेक्शन विद द डॉटर इज़ मच मोर। बेटे के साथ उतना होता नहीं है। बेटा, आप समझते ही हैं कि वो लोग अपने ही विचारों के होते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं, दोनों बच्चे सही हैं, लायक हैं, और मैं समझता हूँ कि उनसे भी कुछ सीखने का मौका मिलता है, बिकॉज दे बिलोंग टू यंगर जनरेशंस, और यंगर जनरेशंस जो हैं वो बहुत बारीकी से, बहुत इंटेलिजेंटली सब काम देखते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो या मैनेजमेंट की हो। सभी चीज़ें जो हैं, मैंने एक जगह अपने बेटे का जिक्र किया है कि आर्मी में ऐसा कैसे है और पुलिस में क्यों नहीं है, स्मार्ट अपीयरेंसेस का, और उसी में मैंने फिर कुछ रिफॉर्म करने की सोची। तो जगह जगह पे बच्चों ने हमें फीडबैक दिया, और उस फीडबैक के आधार पे हम आगे बढ़ते रहे। ये जो पुलिस वाले अगर डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, उस पे आप लोग बहुत जल्दी ऑब्जेक्शन ले लेते हैं। बच्चों का भी मन होता है, आपके यहाँ जेनजी आए हैं, रील का ज़माना है, और वो लोग डांस करते हैं, तो इतना एक्शन क्यों लेते हैं, जबकि आर्मी में ऐसा नहीं है?
नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग एक्शन लेते हैं, बट हम लोग एक सोशल मीडिया का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और सोशल मीडिया का कोड ऑफ, चूंकि हम लोग की सर्विस जो है पब्लिक सर्विस है, और हम लोग ज़्यादा एक्सपोज हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी रादर देन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी आइसोलेशन में काम करती है, हम आइसोलेशन में नहीं काम करते। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हमारा एक कंडक्ट हो, और वो कंडक्ट जो है बहुत ही पारदर्शी हो, और कंडक्ट ऐसा हो जो कमेंसुरेट विद द सोसाइटल नीड्स हो। तो इसके कारण हम वो करते हैं। अगर आप उसको फैशन के तौर पे ले रहे हैं रील्स को, अगर रील्स हमारा प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया है तो वी शुड एडवोकेट फॉर इट। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऐसा हो जो फिल्मों के लिए हो या किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए या वल्गर हो, तो हम समझते हैं कि वो ऑब्जेक्शनेबल होता है। आजकल लॉरेंस बिश्नोई अंदर बैठा है कहीं जेल में गुजरात की, और वो शाहरुख खान से लेके सलमान खान तक, पप्पू यादव से लेके, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा। ये क्या गुंडा राज है, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गैंगस्टर्स की एक्टिविटीज़ जो है महाराष्ट्र में बहुत सालों से रही है, और पहले 90s के दशक में गैंग वार्स होते थे। करीम लाला और बहुत सारे ऐसे थे जिनका गवली, अरुण गावली वगैरह सबका बीच में उस पर काफ़ी अटैक हुआ, काफ़ी उस पर कंटेनमेंट हुआ। अब ये लॉरेंस बिश्नोई का आने लगा है, और उस बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, उसके बाद सलमान खान के घर पे भी धमकी दी गई और अटैक किया गया, और अब शाहरुख खान का आया है। लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो किस गैंगस्टर का काम है, कोई बहुत ही कंक्लूसिव वे में नहीं किया जा रहा है। और शाहरुख खान के मामले में तो ये है कि कोई छत्तीसगढ़ का कोई एक आदमी पकड़ा गया जिसने कहा कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया या कहीं गिर गया, और मैंने इसकी सूचना भी दी पुलिस को, और संभवतः उसी के मोबाइल से इस तरह का थ्रेट किया गया। हाउ कैन यू इमेजिन कि कोई शाहरुख खान से इस तरह का डिमांड करे और बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से करे, और वो भी जिसका मोबाइल खो गया हो। तो मैं समझता हूँ कि ये थ्रेट्स तो हैं, बट बहुत सारे थ्रेट्स जो हैं सेंस ऑफ एडवेंचरिज्म में भी दिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये पुलिस को पता लगाना होगा। हालांकि ये गंभीर विषय है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सीआईएसएफ के जवानों की बात हो रही थी, और एक और सवाल जाते जाते, अब बिहार से हैं आप जी, तो, और बिहार में बहुत बदलाव की अभी भी ज़रूरत है। जब आप निकले होंगे 83 में तो आपने ज्वाइन कर लिया, उससे 4-5 साल पहले आप इलाहाबाद में पढ़ाई की। बिहार आप जाते भी होंगे अभी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जाता हूँ। कितने बदलाव की ज़रूरत है? और मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी अधिकारी या बड़ा ऑफिसर जो एक बार बिहार से निकल जाता है, वो वापस बिहार क्यों नहीं जाता रिटायरमेंट के बाद? ये सवाल बहुतों के मन में है। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैसे मैं बिहार वापस नहीं गया, हालांकि मेरी प्रॉपर्टी वहाँ पे है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वहाँ पे, मेरे ब्रदर वहाँ रहते हैं। वो पेशे से डॉक्टर हैं? पेशे से डॉक्टर हैं जी। और मैं कम से कम 3 या 4 बार साल में ज़रूर जाता हूँ। मैं गया का रहने वाला हूँ, और मुझे बहुत दुख होता है, इस बात का दुख होता है। और मैं जब उत्तर प्रदेश में था तो इस बात का मुझे हमेशा दुख होता था कि उत्तर प्रदेश में इतना विकास हो रहा है, बिहार में क्यों नहीं हो रहा है, या बिहार की संवेदनशीलता इतनी क्यों नहीं है, जबकि बिहार के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में सभी जगह भरे पड़े हैं। बिल्कुल। तो ये एक रिसर्च का विषय है, और कई लोगों ने इस पर मंथन किया कि बिहार को किस चीज़ की कमी है, बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये किसी और दिन हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सी चीज़ आती है। लेकिन इस बात का बिहारी होने के नाते एक दुख तो होता ही है कि हमारा अपना प्रदेश जो है वो उतना नहीं हो पा रहा है, जबकि अग्रगण्य था, सबसे पहला वही था जिसने बहुत सी चीज़ों को किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो मैं समझता हूँ कि इस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है, और देखना है कि किस प्रकार बिहार को भी हम एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे ला सके, उसकी तरक्की का, उसके विकास दर को। और वहाँ से जो माइग्रेशन होता है, आप देखेंगे कि बिहारी जितने भी हैं वो सब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, सब जगह काम कर रहे हैं। और कश्मीर में जितने मारे जाते हैं सभी वो, देखिए हम दोनों की आवाज़ एक जैसी निकल रही है। सही कह रही हैं। आपको अभी तक पॉलिटिकली कोई ऑफर आया? पॉलिटिकली मतलब किसी पार्टी को आया, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, एक चलते चलते और सवाल कि पूरी जिंदगी तो आप लोग वर्दी में एक ऐसे टाइट होकर रहते हैं, अंदर क्या कुलबुलाहट होती रहती है? गाना गा लेता, शायरी कर लेता, किताब तो बहुत सारे पुलिस वाले लिख लेते हैं।
नहीं, पुलिस वाले अच्छे गायक भी होते हैं। हाँ, इसीलिए। और मैंने भी कुछ गीतें गाई चलते हैं। चलते एक गाना तो सुनना। नहीं। एक तो कुछ गुनगुनाहट मुझे लगता है कि जितने भी हमारे साथी हैं वो सुनना चाहते हैं। हाँ, तो ये थे हमारे साथ पूर्व डीजीपी यूपी ओपी सिंह जी, जिन्होंने अपनी बहुत सारी बातों को बताया और उन्होंने बताया कि उनका क्या गिल्ट था जिसको उन्होंने 3 साल तक ढोया और उसके बाद फाइनली वो उस नतीजे पे पहुँचे कि हाँ, अब मैंने कह दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हर संभव कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और संदेश दर्शकों को देना है या हमारे माध्यम से राजनीति को बताना है, कोई एक गिल्ट रह गया हो अभी भी मन में, वो कहना हो तो आप। नहीं, कोई गिल्ट नहीं रहा, लेकिन मैं दर्शकों को और श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि अपने जीवन में, और जिसका जिक्र मैंने अपने किताब के लास्ट पेज में किया है, कि जितने भी आप काम करते हैं उसका सारा दायित्व और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जीवन जीने की कला है। और आप किस प्रकार की ज़िंदगी चाहते हैं, किस प्रकार की ज़िंदगी आगे ले जाना चाहते हैं, वो सब आप में निहित है। यू आर द बेस्ट, यू आर द वर्स्ट, द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय यू। इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। Nobody can guide you, nobody can put you on wrong thing. आपको डिसीजन लेना है और आपको आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ कि इस बात का ख्याल हमेशा रखना है कि आप ही आपकी ज़िंदगी है और ज़िंदगी ही आपको बताएगी और उससे सीख लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए India.com के साथ।